आउटकम्स क्या क्या होंगे, या तो वो 1-1 होगा, या फिर 1-2 होगा, या फिर 1-3 होगा, या फिर 1-4 होगा, या फिर 1-5 होगा, या फिर 1-6 होगा। सिमिलरली 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 up to 2-6, and 3-1, 3-2, 3-3 up to 3-6. Similarly 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 up to 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-5 up to 5-6, 6-1, 6-2, 6-3 up to 6-6. तो अगर हम दो डाइस को रोल करेंगे तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इसने डिफाइन किया है, इफ ए डबलेट कम्स, अगर डबलेट आता है तो हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे। तो डबलेट का मतलब क्या है? 1-1 आना, दोनों में डबलेट है। तो अगर 1-1 आया दोनों डाइस में तो फिर क्वाइन टॉस होगा। तो क्वाइन टॉस होगा तो क्वाइन का आउटकम या तो हेड होगा या तो फिर क्या होगा? टेल। सिमिलरली जब 2-2 आया तब भी हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो आउटकम या तो हेड आएगा या फिर टेल। सेम चीज 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 के केस में भी होगी। ठीक है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना होगा समझना। 36 तो यहां पर बन रहा था, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम सिर्फ डबलेट को रिमूव कर दें, डबलेट को हम रिमूव कर रहे हैं तो कितने बनेंगे? विदाउट डबलेट वाले 30 बनेंगे। और डबलेट के केस में अगर 1-1 आया तो 1-1 के साथ एच आ सकता है, 1-1 के साथ टेल आ सकता है। वैसे ही अगर 2-2 आया तो उसके साथ एच, उसके साथ टेल आ सकता है। 3-3 के साथ भी एच और टेल आ सकता है। वैसे ही करते हुए 4-4, 5-5 अप टू 6-6, इसके साथ भी हेड और टेल आ सकता है। तो डबलेट के साथ जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे? 6 + 6 दैट इज 12। समझ में आया? सो 30 + 12 that means 42. So there will be 42 possible outcomes in that sample space. क्लियर है ये चीज? सबको समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था और एक्सप्लेनेशन उसका? वंशिका, वरुणी, ओके ओके। सो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो जो पॉइंट्स मैंने लिखने के लिए बोले थे एक बार वो बता देता हूं। सबसे पहले मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको लिखने बोला था, फिर उसके बाद सैंपल स्पेस, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस जिसको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, और इन पे बेस्ड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट था इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? इवेंट्स सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट्स के टाइप्स हमने देखे, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, करेक्ट। इम्पॉसिबल की 0। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स हमने देखा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अगर किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे निकलता है? सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को माइनस कर दो, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। फिर उसके बाद कुछ और ऑपरेशन जैसे कि और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन भी हमने देखा। फिर इसके अलावा और भी कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन जो कि सेट में अप्लाई होते थे, जैसे कि ए बट नॉट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी होता है या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। एक और चीज यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं, सुनो, अगर ये मैंने उस समय कल नहीं लिखवाई थी तो। ठीक है, वो चीज ये है कि अगर आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
बट नॉट बी, यही मतलब हुआ इसका। या फिर इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, देखो यहां पर ये पूरा ए है, उसमें से ये वाले पार्ट को माइनस करने से मिलेगा, समझ में आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कॉमन एलिमेंट को, जो कि ए और बी दोनों में है। मतलब कि हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आया ये चीज। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, ये एग्जाम्पल याद रखना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए निकालना है, या नंबर ऑफ एलिमेंट ए बट नॉट बी निकालना है, या फिर ये निकालना है, तो उसके लिए ये यूज होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या यूज है उसका, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गया तो प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी उसकी, बिकॉज जो रूल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा, सेम रूल will be applicable for probability also। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो यूज होगा, बट सेट थ्योरी का ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, सो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जस्ट अभी डिफाइन किया वंशिका ने, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है तो एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब अगर यूनियन लेने पे पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, देन इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर उसके बाद हमने शायद एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की थी, आप लोगों ने बनाया क्या, किसी ने ट्राई किया तो बताओ जल्दी। किसी ने नहीं किया, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं 16.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, अ डाई इज रोल्ड, डाइस रोल हुआ, लेट इवेंट ए बी, लेट E be the event die shows 4। तो इवेंट E के एलिमेंट कितने होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट विल बी 4 ओनली। फिर उसके लिखा है एंड F be the event die shows even नंबर। तो इवेंट F के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, करेक्ट 2 4 6, गुड। इसके बाद पूछा है E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप E इंटरसेक्शन F निकालो, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या ये नल सेट है, नो इट इज नॉट ए नल सेट, सो आंसर होगा नो, E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाइस को रोल किया, इवेंट्स डिसाइड करना है। इवेंट ए है नंबर लेस देन 7, बताओ क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो ये कौन सा इवेंट होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। इस इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। अगर कोई इवेंट पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है, श्योर इवेंट। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा है बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, नल सेट, तो कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर उसके बाद बोला है सी ए मल्टीपल ऑफ 3, बताओ सी के एलिमेंट क्या क्या होंगे, गुड 3 and 6। कौन सा इवेंट होगा, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। डी ए नंबर लेस देन 4, 1 2 3। फिर उसके बाद लिखा है इवेंट ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 6, करेक्ट। लास्ट पूछा है इवेंट एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, हाँ बताओ अच्छे से क्या होगा इवेंट एफ के एलिमेंट, अच्छे से पढ़ो फिर आंसर करो। नॉट लेस देन 3, 4 5 6 3 4 5 6, 3 भी तो आएगा ना, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो 3 और 3 से बड़े नंबर्स को आप इवेंट के एलिमेंट्स कंसीडर करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that comes up. Describe the following events. तो एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को समझो। रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, मतलब पेयर ऑफ डाइस रोल कर रहे हैं तो आउटकम क्या क्या होगा, 1 1 1 2 ऐसा करते हुए 1 6
और फिर बहुत सारा जैसा हमने देखा हुआ है। अब इवेंट ए है द सम इज ग्रेटर देन 8, सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। बताओ, मेरे ख्याल से आप बना दो, उसके बाद ज्यादा अच्छे से आप इसको आंसर कर पाओगे देख के। मैं यहां पर बना रहा हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में बना लो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। आगे दिया हुआ है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? सेकंड क्वेश्चन का छूट गया। ओके 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 ओके, तो ये बताऊं या हो जाएगा ये वाला चीज? डिस्कस करना है क्या एक आध बार कोई सा इसमें? मैंने एक्चुअली ना लिखना भूल गया, मैं उसका मतलब मिटा दिया ना, पूरा हट गया। हो जाएगा ना? इसको एक काम करना, आप लोग सॉल्व करना, ये इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस तो समझ में आ जाएगा ना कैसे निकालना है। फिर उसके बाद अच्छा डिफरेंस वाला बता देता हूं, ए के एलिमेंट क्या क्या थे बताओ? 1 2 3 4 5 6। और सी का एलिमेंट क्या है बताओ? 3 6। ठीक है, अब मुझे बताओ ए माइनस सी के एलिमेंट क्या क्या होंगे? 1 2 4 5, करेक्ट, सी वाले को हटा देंगे। और इसके बाद एफ के एलिमेंट क्या थे बताना एक बार? एफ के एलिमेंट 3 4 5 6। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, ये लास्ट वाला? 1 2, करेक्ट, गुड। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी पे ध्यान देते। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो, ये बाद में भी यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सैंपल स्पेस बनाने के बाद ये ज्यादा आसानी से बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर पूछा क्या है? अ नंबर द सम इज ग्रेटर देन 8। तो ग्रेटर देन 8 कहां कहां पर आ रहा है? देखो, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये 4 4 3 5 2 6, इन सब में सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। उसके नीचे वाला जो है उसमें सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और उसके बाद जितने भी है उन सब में सम जो है वो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 8 आ रहा है। तो आपको क्लियरली वो चीज दिख जाएगी। तो अभी जो मैंने ट्रायंगुलर रीजन बनाया, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें सम कितना आएगा? सब में 9 आएगा। उसके बाद वाली लाइन में सम कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद वाली लाइन जो होगी उसमें सम कितना आएगा? 11 आएगा। और लास्ट वाली लाइन में सम कितना आएगा? 12 आएगा। समझ में आए? तो ये जितने भी आउटकम्स है इन सब में सम ग्रेटर देन 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी है या इवेंट बी है, टू अकर्स ऑन आइदर डायस, मतलब दोनों में से किसी भी एक डायस में 2 आना चाहिए। तो आप कौन कौन से रीजन को हाईलाइट करोगे? ये वाला पूरा, इन सब में 2 आ रहा है। और कौन सा? ये वाला पूरा। समझ में आए? तो इन सब में भी 2 आ रहा है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 11 एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद इवेंट सी, ये डिफाइन है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। एट लीस्ट 7 मतलब 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 7 वाली लाइन को हाईलाइट कर लेते, एक काम करते, 7 वाली लाइन कहां पर मिल जाएगी आपको? ये देखो 6 1 वाली ये 7 वाली लाइन है। ये पूरी 7 वाली लाइन हो गई, यहां से यहां तक एटलीस्ट 7 मतलब 7 या उससे बड़े वाला रीजन हो गया, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कि सम कितना होना चाहिए?
9 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए। तो 9 वाला केस कहां पर आ रहा है? ये वाली लाइन में आ रहा है, देखो ये वाली लाइन में आ रहा है, समझ में, इसमें। और किस में आ रहा है? यहां पर आ रहा है। तो ये दो केसेस ही आएंगे, 6-3, 5-4, 4-5, 3-6। इन सब में सम जो है वो 9 है और 6-6, इसमें सम जो है वो क्या है? 12 है। दोनों में सम 7 से बड़ा है और मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर ये चीज? तो ये होगा आपका इवेंट सी का एलिमेंट। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है which of the pair of these events are mutually exclusive? कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बताओ देख के। ए और बी, क्योंकि ए के इवेंट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं देख लो जरा। ये है इवेंट ए के, नहीं, ये इवेंट बी के एलिमेंट है। और इवेंट ए के एलिमेंट कहां पर है? इवेंट ए के एलिमेंट ये ट्रायंगल के अंदर वाले हैं। तो देखो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि इवेंट ए और इवेंट बी, ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और भी कोई से होंगे क्या? सब बी एंड सी। करेक्ट, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि बी सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ये है सी के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स तो वो वाले, ठीक है, दैट्स इट। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये याद रखना, एक्चुअली थोड़ा जो सैंपल स्पेस है ना, दो डायस को रोल करने वाला, वो काफी बार काफी क्वेश्चंस में आता है। तो आप इसको ध्यान में रखना। मैं फिलहाल तो इसको इरेज कर रहा हूं ये वाले पार्ट को, but sample space will be used later also. Okay, next question पढ़ लो एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 coins are tossed once, 3 कॉइन को एक बार टॉस किया। Let A denotes the events 3 head shows। तो A जो है एक इवेंट है जिसका एलिमेंट क्या होगा? ट्रिपल एच, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। फिर लिखा है B denotes the event 2 head and 1 tail show। तो इवेंट बी के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या होंगे? HHT, गुड, THH, HTH, बस इतना ही होगा आई थिंक। 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, फिर उसके लिखा है C denotes the events 3 tail shows। तो C के एलिमेंट क्या होंगे? ट्रिपल टी। आगे लिखा है एंड D denotes the event a head shows। D थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। D में क्या लिखा है? a head shows on first coin। तो इवेंट D क्या बोल रहा है? a head shows on first coin, मतलब पहले पे हेड आना चाहिए, दैट्स इट। यही एक कंडीशन है। तो बताओ D के एलिमेंट क्या होंगे? ट्रिपल एच होगा, HHT होगा, HTH होगा, HTT होगा, और कुछ हो सकता है क्या? बस इतना ही होगा, दैट्स इट। ये इवेंट डी के एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे इस केस में? यस, यू विल गेट 8 एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? R to the power n, यही शायद मैंने बताया था, ठीक है। ओके, तो चलो हमने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं इनमें से, ये पूछ रहा है। तो बताओ कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? बहुत सारे होंगे एक्चुअली। एक तो A इंटरसेक्शन C, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और कौन कौन सा है? AB AC तो हो गया, BC,
बी इंटरसेक्शन सी, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सी इंटरसेक्शन डी, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और भी कोई सा है क्या? बीडी तो नहीं है ना, बीडी नहीं है, एडी भी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही। अब पूछ रहे सिंपल इवेंट्स कौन कौन से हैं? ए एंड सी, सिंपल इवेंट्स है ए एंड सी, कंपाउंड इवेंट्स बी एंड डी, दैट्स इट, हो गया, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। ये तो अभी जस्ट हमने किया, आप उसी में से डिस्क्राइब कर सकते हो। 2 events which are mutually exclusive and exhaustive, तो आपको इसमें मन से देना है, आप दे दो। एक इवेंट ए दे दो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, एग्जॉस्टिव भी हो, जैसे कि ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, मतलब 3 हेड और 2 हेड वाले को मैंने इवेंट ए लिया। इवेंट बी 1 हेड और 0 हेड वाले को ले लेते हैं। 1 हेड मतलब एच टी टी, एच टी तो हो गया ना, एच टी के बाद और क्या हो सकता है? टी एच टी, फिर क्या हो सकता है? टी टी एच, और लास्ट क्या होगा? ट्रिपल टी। समझ में? तो ये ए और बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? नल सेट, मतलब दोनों एक्सक्लूसिव है। और इन दोनों का यूनियन क्या है? दैट इज कंप्लीट सैंपल स्पेस, सो ये एग्जॉस्टिव है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दे सकते हो आराम से कोई भी एग्जांपल, ठीक है? मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 2 dice are thrown, the events A B C are as follows। तो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, मतलब समझ गए आउटकम क्या बनेगा। मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है, बार बार यूज होता है, तो फिर से हम इस सैंपल स्पेस को ले आते हैं। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो ये 2 जो है ये फर्स्ट डाइस, जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट डाइस का आउटकम मान रहा हूं। तो ये पूरा और ये पूरा किसका एलिमेंट होगा? इवेंट ए के एलिमेंट्स होंगे। समझ में आए? इवेंट ए के एलिमेंट्स होंगे ये तीनों, ठीक है? क्लियर? फिर उसके बाद क्या लिखा है? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये किसके एलिमेंट होंगे? इवेंट बी के एलिमेंट्स होंगे। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल्स टू 5, मतलब कि ये वाला देखो डायगोनल बना दो, ये वाला डायगोनल, और ये वाला एक ट्रायंगुलर रीजन बना। समझ में आ रहा है? ये वाला जो एलिमेंट होगा जो इसके अंदर आएगा, जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, दिस ऑल द सेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इवेंट सी। क्लियर है ये चीज? लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसके बाद बोले डिस्क्राइब द इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट विल बी, यस, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू बी। क्लियर? सबको समझ में है ना? ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बी हो गया? यस सर। नॉट बी मतलब कि बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए होगा। ए और बी
मतलब कि और का मतलब होता है यूनियन, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी सैंपल स्पेस एस। ए एंड बी मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? गुड, नल सेट। ए बट नॉट सी, अच्छा इसको बताना पड़ेगा, ए बट नॉट सी मतलब कि ए माइनस सी। बताओ एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? कौन कौन से आएंगे? मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं, देखो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, है ना? ये 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 और ये पूरे आएंगे इसमें। क्लियर हुआ? ये वाले पूरे जो है ए माइनस सी में, ए बट नॉट सी में आ जाएंगे। बी और सी मतलब यूनियन ले लेना, बन जाएगा। बी एंड सी मतलब इंटरसेक्शन ले लेना। बी एंड सी तो आराम से बता सकते हो, फिगर सामने देख के बताओ कौन कौन से आएंगे बी एंड सी। 1 1 हाँ 1 2 हाँ 1 3 1 हाँ 4 करेक्ट, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 4। और कौन कौन सा? 3 1 एंड 3 1 3 2। करेक्ट, 3 1 3 2। तो ये आ जाएंगे बी एंड सी में। फिर उसके बाद लास्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बड़े उसमें फंसना मत। ए इंटरसेक्शन, देखो क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसकी जगह पे क्या लिख दिया? ए लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन क्या हो गया? सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन मतलब ये ऑलरेडी हमने यहां पर निकाल के रखा है ए माइनस सी के अंदर। समझ में? इसका मतलब क्या होता है? ए बट नॉट सी मतलब कि ए माइनस सी, जो कि ऑलरेडी हमने पहले निकाल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। हो गया तो मैं इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 पे ही बेस्ड है पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या चीजें लिखी है? देखो एक चीज मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, अगर आप लोग खुद से ये चीजें सॉल्व नहीं करोगे तो क्लास का वैल्यू नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आप लोग भूल जाओगे। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना, घर जाते साथ सॉल्व करना। क्वेश्चन है 7th का, रेफर टू एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन 6 अबो। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन टू योर आंसर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यस, ट्रू। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ट्रू। ए इज इक्वल टू बी डैश। ट्रू, करेक्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा इसी में और भी पार्ट्स है, 4 5 और भी कुछ पार्ट्स है। आप लोग आंसर करो, चलो 4 5 6। सर वो फॉल्स होगा। फर्स्ट 4th का क्या होगा? सर फॉल्स। करेक्ट। 5th का? फिफ्थ का फॉल्स, करेक्ट, बिकॉज बी कॉम्प्लीमेंट इज ए and A are not mutually exclusive, so it is also false. 6th false, yes, correct, correct, okay. सो हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस बीच में मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूं, मुझे एक ही का आंसर अभी तक मिल रहा है ज्यादातर। वरुणी आंसर करिए। अच्छा, वंशिका, शिवहरे, ऋषिकर ड्रॉप हो गई। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास। फिर नेक्स्ट टॉपिक से, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब वो अप्रोच स्टार्ट होती है जो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था
कि पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस समझेंगे, सैंपल पॉइंट समझेंगे, फिर इवेंट्स समझेंगे और टाइप ऑफ इवेंट्स देखेंगे। अब हम आएंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें लिखी है इसने डेफिनेशन के पहले, कि यहां पर मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी अपनी बुक में देखना, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। ई और एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ई इंटरसेक्शन, एक्चुअली थोड़ा सिस्टमेटिक वे में नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को लिखवा लेता हूं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो आप यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिख लो, एक सेकेंड मैं आपको शो कर रहा हूं कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने सामने शो किए हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां तक की चीजें आपने पहले पढ़ ली है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला और ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ये सारी चीजें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव भी हो गया। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का फॉर्मूला यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है probability of any event E is equal to n of E. n of E मतलब number of element belongs to that event divided by n of S, number मतलब number of element belong to sample space, ठीक है। मतलब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं, रोलिंग ए डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक इवेंट ई डिफाइन करता हूं, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, सिर्फ एक ही होता है। तो यहां पर एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, 6, एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी, 1, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। क्लियर। तो ये फॉर्मूला एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले। फिर उसके नीचे प्रोबेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट इज 1, ठीक है। probability of E plus probability of not E is equal to 1। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है probability of S is equal to 1, सैंपल स्पेस की probability 1 मतलब श्योर इवेंट। probability of phi is equal to 0, ठीक है। आप इसको सिंपली समझ सकते हो, probability of S का मतलब क्या होगा, n of S upon n of S, that is equal to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ phi मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन phi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। phi में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पे। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, जब आपको ये सेट थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसे यहां पर जब ज्वाइंट सेट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जब निकालना है तो उसके लिए हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सेट थ्योरी में अगर आप लोगों को याद होगा, सपोज ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट U और इसके अंदर सपोज दो सेट्स आ रहे हैं A एंड B, तो A यूनियन B क्या होता था एक्चुअल में, ए यूनियन बी, ये पूरा दोनों को मिला के जो बनता था वो ए यूनियन बी बनता था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। लेकिन ऐसा करने से क्या होता था, ये कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो जाता था, तो इसलिए हम उसको एक बार माइनस करते थे, तो इसलिए आता था माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया ये चीज, ये फॉर्मूला हमने सेट में पढ़ा था। इस फॉर्मूले में पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कर दो, एन ऑफ एस कर दो, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ये वाला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला बना है वो सेट थ्योरम से और एक्सियोमेटिक अप्रोच का जो फॉर्मूला है उसी को कंबाइन करके बना है। समझ में आया? अब आते हैं एक स्पेशल केस में, जब ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मतलब कि ए वाला जो सेट है वो ऐसा है, बी वाला सेट ऐसा है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मतलब ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में ये वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यू विल गेट probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B only when the events are mutually exclusive. क्लियर ये चीज? कुछ डाउट मयंक? कोई डाउट नहीं? ओके अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है, बताओ अगर A और B एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा? ऑनलाइन जो बच्चे वो बताओ, अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो ये क्या होगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं, आंसर करेक्ट है 1 होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी एग्जॉस्टिव अगर है तो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। करेक्ट। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स आपने सामने अभी देखे ये सारे सफिशिएंट है आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज। तो अभी मैं बुक में ये सारी जो चीजें इसने लिखी है ना उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 16.3। वरुणी एंड वंशिका समझ में आ रहा है ना दोनों को? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट W1 W2 एंड सो ऑन अप टू W7 है। ठीक है, कौन सा वैलिड असाइनमेंट नहीं है ये बोल रहा है। तो आप इसमें सिर्फ दो चीजें चेक करोगे। पहला तो ये कि हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है उनका सम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ठीक है, और हर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले 0 इन सबको ऐड करो, क्या ये 1 आ रहा है चेक करके बताओ। 0.8 आ रहा है मेरे ख्याल से ना। आ रहा है ना मयंक? ये देख 0.2 0.6 मतलब 0.8 हो गया, ये 0.1 मतलब 0.9 हो गया, और इन सबको ऐड करेगा तो 1 आ रहा है, और सारे 0 to 1 के बीच में, तो यस इट इज ए वैलिड प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद सेकंड वाले को चेक करो, 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 ऐड करोगे तो 7/7, इट मींस यू आर गेटिंग 1, तो ये भी वैलिड होगा। नेक्स्ट वाले को चेक करो 0.1, ये सबको चेक करो, क्लियरली दिख रहा है कि जो सम है इट इज ग्रेटर देन 1, सो नो इट इज नॉट ए वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। क्लियर? उसके बाद वाले को तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, नेगेटिव दिख गया मतलब नॉट वैलिड। उसके बाद वाले को ये देखो 15/14 मतलब ग्रेटर देन 1 आ गया, नॉट वैलिड, खत्म। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, बाकी सारे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस,
coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occurs? What is the probability that at least, सॉल्व करो इसको, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूं. चलो डिस्कनेक्ट हो गया. एटलीस्ट वन टेल क्या होगा आंसर? 1/2 नहीं, एक बार फिर से लाउड बोलना, सुनाई नहीं दिया ठीक से. So 3/4. 3/4 करेक्ट है. आपको अब स्टेप बाय स्टेप चलना है. आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो पहले सैंपल स्पेस बनाना है. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HH HT TH TT. ठीक है. फिर उसके बाद इवेंट ए डिफाइन करना पड़ेगा. इवेंट ए क्या है? एटलीस्ट वन टेल. तो इवेंट ए के एलिमेंट्स लिखोगे तो क्या आएगा? HT TH TT. फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा और लिखने की हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज जब क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तब आपको ये चीजें यूजफुल होंगी. अभी तो सिंपल इवेंट्स है, अभी इसमें कोई ऑपरेशंस भी नहीं हो रहा है, अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट. जब वो सब कंबाइन होगा तब आपको ये अप्रोच यूजफुल होगी. ठीक है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. ये मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के ऊपर. मैं एक चीज बस इसमें से पूछ लेता हूं, वो आप मुझे बता देना. थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? और जो बच्चे ऑनलाइन है उनका आंसर? 1/6. 1/6. और फिफ्थ वाले का आंसर? थर्ड का करेक्ट है सबका आंसर. फिफ्थ का आंसर करेक्ट, 5/6. ओके. अब आ जाते हैं कार्ड्स पे. तो कार्ड्स का स्ट्रक्चर सबको पता है ना? वंशिका एंड वरुणी, सबको पता है कार्ड्स के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो चलो मैं पूछ लेता हूं फिर भी एक बार. बताओ, ये जो 52 कार्ड का पैक होता है उसमें कितने रेड होते हैं और कितने ब्लैक होते हैं? 26 red, 26 black. 26 रेड, 26 ब्लैक. अब रेड कार्ड के जो 2 सूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ? करेक्ट, इसमें होता है एक हार्ट और एक क्या होता है? डायमंड. और ब्लैक का क्या होता है? स्पेड एंड क्लब. ठीक है, हो सकता है मैं डायग्राम और नाम अलग बोल रहा हूँ, लेकिन ये कितने फेस कार्ड्स होते हैं हर सूट में? हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं. कौन से? जैक, क्वीन और किंग. सब में आएगा जैक, क्वीन, किंग. जैक, क्वीन, किंग. जैक, क्वीन, किंग. एस, एस मतलब इक्का. सब में एक एक इक्का होता है, बट इट इज नॉट अ फेस कार्ड. ठीक है. नंबर्ड कार्ड कहां से होता है? 2 से लेके 10 तक. 2 से लेके 10 तक. ठीक है, ये होते हैं. अब अगर पूछा जाए कितने रेड फेस कार्ड्स हैं, तो करेक्ट 6. करेक्ट. ठीक है, तो आपको सबसे पहले कार्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, सो दैट आप आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सको. ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, तो कॉम्बिनेशन भी यूज होता है कई जगह पे आगे जाके, तो वो चीज भी अप्लाई होंगी. और स्पेशली वो होता है कार्ड्स में ज्यादा. डाइस और क्वाइन वाले क्वेश्चंस में नहीं होता, क्योंकि वहां सिलेक्शन नहीं है. यहां पर सिलेक्शन है, तो जहां पर भी सिलेक्शन होगा वहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगा या परमिटेशन यूज होगा. ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो a card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in sample space? 52. Calculate the probability that the card is an ace of spade. Yes, it is 1/52 because there is only one ace of spade. Next है, calculate the probability of card an ace
एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26/52। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क्ड ऑन अदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक फेयर कॉइन है और उस कॉइन में एक तरफ 1 मार्क है और दूसरे तरफ 6 मार्क है, ठीक है। एंड ए फेयर डाई बोथ आर टॉस। तो एक क्वाइन और एक डाइस दोनों को टॉस कर रहे हैं। क्वाइन में 1 और 6 की मार्किंग है, डाइस की मार्किंग 1 2 3 4 5 6 जैसी रहती है यूजुअली वैसी ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स टर्न्स अप इज 3 and 12। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे? सैंपल स्पेस बनाओगे। अब सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या क्या होंगे वो बताओ। करेक्ट। मान लो क्वाइन में 1 आया और डाइस में भी 1 आया, तो 1 1, क्वाइन में 1, डाइस में 2, 1 2, 1 3, 1 4 अप टू 1 6। दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन? क्वाइन में 6 आया, डाइस में 1, 6 2, 6 1 6 3 अप टू 6 6। तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे? 12 पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर। अब इसमें बोल रहा है सम टर्न्स अप 3, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, सो इवेंट ई के एलिमेंट हम काउंट करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जब सम 3 आएगा? सिर्फ 1 2 होगा मेरे ख्याल से, so only one element is there, so probability of event E is equal to n of E। ये एक्चुअली कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ये 1 2 अलग है और ये 1 2 अलग है, ये 12 है और ये 1 2 है, so n of E is actually 1, so probability of E will be 1/12। ओके, इसके बाद बोला है कि सम कितना आना? 12 आना, तो सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 होगी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो क्या होती? नहीं, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 2/12, क्योंकि सम 7 दो केसेस में आ सकता है, एक तो यहां पर एक यहां पर। करेक्ट, ठीक है। सो इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल। तो याद रखना 4 men 6 women। If one council member is selected from the committee at random, how likely is it that it is a woman? Yes, correct. So we have 10 members, so number of sample points is 10, because 6 plus 4, 6 women 4 men, and number of element in event, that is 6, because हमको women की probability निकालनी है, so 6/10 will be your answer। okay, erase कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times। A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 if each head for each head and lose ₹1.5 for each tail turns up। From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and probability of each of those amounts। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और टफ भी मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, तो समझो यहां पर एक फेयर कॉइन को कितने बार टॉस किए हैं? 4 टाइम्स टॉस किए। तो पहले जो 4 टाइम टॉस हुआ ना, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस में सपोज S कंसीडर करता हूं,
पहले मुझे बताओ कितने पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में? 16 पॉइंट्स होंगे, करेक्ट। अब एलिमेंट क्या क्या बनेगा ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं। पहले तो चारों हेड, फिर उसके बाद 3 हेड वाला लिख रहा हूं ट्रिपल एच टी, फिर क्या हो जाएगा एच एच टी एच, फिर क्या हो जाएगा एच टी एच एच, और फिर क्या आ जाएगा टी एच एच एच। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बनेगा? 2H 2T वाला, तो डबल एच डबल टी, एच टी टी एच, टी टी एच एच, और क्या बनेगा एच टी टी एच टी एच। बस इतना ही बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बनेगा ना? एक और बनेगा ना, हाँ टी एच एच टी, उसको भी लिख लेता हूं टी एच टी। ठीक है, अब ट्रिपल टी एच 3 टेल वाला, ट्रिपल टी एच, डबल टी एच टी, टी एच टी टी, आ जाओ टी एच टी टी। नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट क्या होगा एच ट्रिपल टी। ये हो गए आउटकम्स। और कुछ मिस तो नहीं कर रहा? हाँ, एक लास्ट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स टी। सो ऑल 16 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ओके, अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है? फॉर ईच हेड द पर्सन विल विन ₹1 एंड फॉर ईच टेल ही लूज ₹1.5। तो हेड आएगा तो ₹1 का प्रॉफिट, टेल आएगा तो ₹1.5 का लॉस होगा। क्लियर ये चीज? तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसको समझते हैं। पहला केस, सपोज उसको चारों हेड्स मिल गए। ठीक है, 4 हेड्स हो गए, तो 4 हेड्स हो गए तो उसको चारों बार 1+1+1 ये हो जाएगा। मतलब कितने रुपीस का गेन होगा? ₹4 का गेन होगा। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/16, बिकॉज ओनली 1 पॉसिबल आउटकम इज देयर व्हेन यू विल गेट ऑल 4 हेड्स, सो इट इज 1/16। तो ये गेन और लॉस हो गया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये पॉसिबल आउटकम हो गया। समझ में आया? फिर उसके बाद सेकेंड पॉसिबल आउटकम हम ले रहे हैं, जब 3 हेड आया और 1 टेल आया। तो 3 हेड आएगा तो उसको कितना रुपीस प्लस होगा? ₹3 का प्रॉफिट, और -1.5 उसको देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल उसको ₹1.5 का प्रॉफिट होगा। क्लियर यहां तक? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 3 हेड वाली प्रोबेबिलिटी के लिए 3 हेड वाले आउटकम्स काउंट करो, कितने हैं? 4, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने? 16। सो द आंसर विल बी 4/16। यस, 1/4। अब कंसीडर करते हैं कि 2 हेड और 2 टेल आया, तो क्या होगा? उसको ₹2 वो जीतेगा। 1+1 ₹2 विन, एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड -3 का लॉस होगा। मतलब ओवरऑल जो है उसका -1 या ₹1 का लॉस होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/16। सो इसका आंसर आएगा 6/16। सिमिलरली 1 हेड और 3 टेल, उसमें उसका कितना प्रॉफिट लॉस होगा? +1 एंड माइनस कितना हो जाएगा? 4.5। सो लॉस विल बी ऑफ -3.5 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? काउंट करोगे तो ये वाले एलिमेंट्स काउंट कर लो, दैट इज 4/16। और लास्ट केस क्या होगा? व्हेन he got 0 head and all tails, so उसका लॉस कितना होगा? -6 का लॉस होगा, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/16। क्लियर ये चीज? तो ये होंगे आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रॉफिट लॉस बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ डायस। क्लियर? वंशिका, वरुणी, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो Yes, आज का sir. सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।
इसी एक्सरसाइज को, ठीक है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू, वेलकम, Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।